नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था, उससे पहले हमने धातु रूप का अध्ययन किया था। आज हमारा विषय रहने वाला है संधि। जी साथियों, संधि जो कि निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। आज का हमारा विषय है संधि। ये ऐसा प्रकरण है जो आपने छठी से लेके 10वीं 11वीं 12वीं इन कक्षाओं में हिंदी में पढ़ा होगा और संस्कृत में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये आपका जाना पहचाना सा प्रकरण है, अध्याय है। तो इसको निश्चित रूप से आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते होंगे तो आज अपन जानेंगे। देखो, पहला अपना उद्देश्य ये है कि अपन किसी भी विषय को ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, उतना ही पढ़ना जितनी अपनी जरूरत है। तो ज़्यादा चीज़ों को खोले बिना अपन सामान्य रूप से एक जो सामान्य अध्ययन है वो अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो संधि जो है, इसकी परिभाषा आपको पता होगी, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए आप, संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, न केवल मेल, उससे उत्पन्न विकार भी होना चाहिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कहते हैं, ये बात आप ध्यान देंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो ये आपकी हिंदी में परिभाषा हुई, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पे वर्णों का मेल होता है। एक तो क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, और दूसरी बात उसमें विकार भी होता है। दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे, वर्णों का मेल और विकार, इसको संधि कहते हैं, ठीक है। समास जो होता है, समास क्या है? शब्दों का मेल समास है, वर्णों का मेल संधि है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो संधि, संधि का मतलब मिलाना, और वर्णों को जब आप अलग कर देते हो तो संधि विच्छेद कहलाता है, उसको अपन बाद में बात करेंगे। ये हिंदी में परिभाषा देखिए अपने। संस्कृत में क्या परिभाषा है इसकी? संस्कृत अपन पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में देखो, वर्ण वर्णा वर्ण संधानम संधि, वर्णनाम वर्णनाम वर्णों का संधान करना, वर्णनाम संधानम संधि, वर्णों का संधान करना ही संधि कहलाता है। एक परिभाषा तो ये है। वर्णनाम यानी वर्णों का, संधानम का मतलब है मिलाना, वर्णों का संधान करना, वर्णों को मिलाना ही संधि कहते हैं। एक परिभाषा तो इसकी ये हुई। एक और इसकी परिभाषा है, क्या है? परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष, परह सन्निकर्ष संहिता। ये क्या हुआ? परह का अर्थ होता है अत्यधिक, सन्निकर्ष का अर्थ है निकटता। परह का अर्थ होता है अत्यधिक या अतिशय या बहुत ज्यादा, सन्निकर्ष यानी निकटता, बहुत ज्यादा निकटता, अत्यधिक निकटता को ही संहिता कहते हैं। अब संहिता नया शब्द आ गया, आप तो संधि की परिभाषा ढूंढ रहे हो, संहिता कहाँ से आ गया? तो ध्यान देंगे, संधि का एक अन्य नाम है संहिता। संधि का एक अन्य नाम है संहिता, ठीक है। तो परह सन्निकर्ष संहिता, अत्यधिक निकटता, परह यानी अत्यधिक, सन्निकर्ष का अर्थ निकटता को ही संहिता कहते हैं, यानी कि संधि कहते हैं। देखो, अतिशय, परह यानी अतिशय, सन्निधि का अर्थ निकटता, अतिशय निकटता ही संधि, संधि। संहिता का अर्थ संधि है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होवे। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। संधि की एक और परिभाषा आती है, उसको भी आप ध्यान रखें तो अच्छा ही है। लोपागम वर्ण, लोपागम, लोपागम, लोपागम गमादेश वर्ण विकारा। संधि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार, इनको संधि कहते हैं। संधि में क्या क्या कार्य होते हैं? संधि में लोप होता है, आगम होता है और एकादेश होता है। लोप क्या होता है? लोप यानी अदर्शनम लोप है। संस्कृत में एक परिभाषा आती है, दिखाई न देना ही लोप है। किसी वर्ण का गायब हो जाना, मूल रूप से गायब नहीं होता है, दिखता नहीं, अदर्शनम लोप है, उसका अदर्शन हो जाना ही लोप कहलाता है। तो संधि में लोप होता है। आगम, किसी वर्ण का आ जाना, नहीं होते हुए भी किसी वर्ण का विशेष नियमों के तहत आ जाना, वो आगम है। और आदेश का मतलब किसी वर्ण पे कोई दो वर्णों के स्थान पे कोई एक वर्ण हो जाए तो उसको एकादेश कहते हैं। यहाँ मैंने आदेश लिख दिया,
लोपागम, लोपागम में एकादेश वर्ण विकार संधि। आदेश का अर्थ यहाँ एकादेश है ना, एकादेश, एक आदेश हो जाना, दो के स्थान पे एक हो जाना को एकादेश कहते हैं। तो लोप आगम, एकादेश और वर्ण विकार को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा हुई, एक बार फिर से देख लीजिए। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। हिंदी में अपन ने सीखा। संस्कृत में क्या परिभाषा इसकी? वर्णनम संधानम संधि, वर्णों का संधान करना ही संधि कहलाता है। पर सन्निकट संहिता, अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। लोपागम वर्ण विकार, लोपागम एकादेश वर्ण विकार, इनको संधि कहते हैं। ये इनकी परिभाषा हुई। ये सामान्य रूप से अपन ने परिभाषा की चर्चा की है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो प्रकार देखते हैं अपन, संधि कितने प्रकार की होती है, अब प्रकारों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, संधि पढ़ रहे हम, संधि, और संधि के प्रकारों की जो बात करें, हालांकि जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने संधि की 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो अच संधि, एक हल संधि, और एक साथियों विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि के 3 भेद है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। किसे कहेंगे अच संधि? तो ये आपके लिए आसान है। अच का मतलब ऐसे लेकर के चेतक यानी कि स्वर। आपने माहेश्वर सूत्र जरूर निश्चित रूप से पढ़े होंगे। इसी सीरीज में, इन्हीं कक्षाओं में मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ा रखे हैं, उनको आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं प्रत्याहार। ठीक है, ये हल प्रत्याहार है, इनको प्रत्याहार कहते हैं, और ये प्रत्याहार आपके संधि में बहुत काम आने वाले हैं। अभी अपन देखेंगे किस प्रकार से काम आएंगे, बाकी ये बहुत काम आने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से माहेश्वर सूत्र जो है उनको याद करिए, उनसे काम होने वाला है। देखिए, थोड़ा मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक सूत्र है ऐउण, ऐउण, रीलरिक, रीलरिक, एओंग, एओंग, आयौच, अयवरट, अयवरट, लर्ण, यमगणम, यमगणम, यमगणनम, जबयं, जबयं, गर्दस, ग ढ ध स, जब गर्दस, ज ब ग ड द स, ख फ छठत, ख फ छ ठ थ, चटतौ, चटत व, क प य, ससर, स स स र, ससर और हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र है, जिनका यहाँ बहुतायत प्रयोग होने वाला है। तो आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है? अच संधि। अच का मतलब ये एक प्रत्याहार वर्ण है, और इसका अर्थ होता है ऐसे लेके आपको ऐसे लेके च तक चलना होता है। कहां तक? आपको ऐसे लेकर के च तक चलना है। तो देखिए, आपके ये माहेश्वर सूत्रों में लेके आ रहा है, प्रत्याहार वर्ण है, और प्रत्याहार वर्ण आपको माहेश्वर सूत्रों में मिलते हैं। देखो, आपको ऐसे शुरू होना है और ऐसे लेके कहां तक? च तक। ये आपका च रहा, ये च तक आपको चलना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? इसमें आपका अ आ गया, इसमें ई आ गया, ऊ आ गया। जो हलंत वर्ण है उनको गिनने नहीं है, इसको नहीं गिनेंगे। री आ गया, री आ गया, ये क हलंत है, इसको नहीं गिनना है। ए आ गया, ओ आ गया, इसको नहीं गिनना है। आई आ गया, औ आ गया। यानी आपके जो एच है, एच का मतलब, सॉरी, अच का मतलब ए, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। माहेश्वर सूत्र जो है उनमें 9 ही स्वरों का उल्लेख हुआ है, तो सारे स्वर इसमें आ गए हैं। अच, अच का अर्थ है स्वर। अच का अर्थ क्या है? स्वर। इसके बाद जो बचे वो सारे व्यंजन है। देखो, है से लेके ल तक जो है से लेके आपके ल तक जो है वो व्यंजन है। तो देखो यहाँ पे है ल, यानी कि है से लेकर ल तक, यानी कि व्यंजन, व्यंजनों का जो हुआ उसको व्यंजन संधि कह सकते हैं ना, है ना। तो इसको आप व्यंजन कह दीजिए। और ये अच का मतलब हुआ स्वर। अच का क्या मतलब हुआ? स्वर। अच संधि यानी कि स्वर संधि। ऐसे लेके च तक आपके स्वर है, तो अच के बीच में होने वाली, यानी कि स्वरों के बीच में होने वाली संधि कौन सी है? स्वर संधि है। ऐसे ही है से लेके ल तक होने वाली जो संधि है, है से लेके ल तक व्यंजन है, और है से लेके ल तक के बीच में होने वाली जो संधि है वो व्यंजन संधि है। ऐसे विसर्ग संधि है, तो इसका अपन समझते हैं। देखो,
स्वर संधि किसे कहेंगे, अच संधि किसे कहेंगे, इसकी बात करते हैं। तो देखो, आपको एक चीज समझनी है सबसे पहले, तो जो संधि है, आपकी जो संधि है, देखो यहाँ पे संधि जो है, संधि, वो संधि क्या होता है, संधि दो वर्णों का मेल है, दो वर्णों का मेल है, ठीक है। तो एक तो संधि में होगा पूर्व वर्ण, पहले वाला वर्ण जो है वो पूर्व वर्ण, और उसके बाद बाद वाला वर्ण लगता है, ठीक है। एक तो पूर्व वर्ण पहले वाला वर्ण, एक बाद वाला वर्ण, दो वर्णों के बीच ही संधि होती है ना। तो वो दो वर्णों की बात कर रहे हैं। आपका पूर्व वर्ण, पहले वाला जो वर्ण है वो क्या होगा, वो स्वर होगा, और दूसरे वाला जो वर्ण होगा वो भी क्या होगा, स्वर होगा। अगर दोनों ही वर्ण यानी कि देखो देखो आपने फिर से देखिए, आप संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, ठीक है। तो एक वर्ण पहले होगा, एक वर्ण बाद में होगा। पहले वाला जो वर्ण है उसको पूर्व वर्ण कहते हैं, और बाद में जो होता है उसको परवर्ण कहते हैं। तो पूर्व और पर यानी कि दोनों ही वर्ण जो है स्वर है, तो वो आपकी स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। स्वर से स्वर का मेल, स्वर से जो स्वर का मेल होता है वो स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए विद्याधन आले, विद्याधन आले। अब मुझे ये बताइए आप, विद्या में आ की मात्रा, विद्या के अंत में आ की मात्रा, और यहाँ पे आ की मात्रा, तो ये आपका आ और ये आपका आ। जो पहले वाला शब्द है उसका आप अंतिम वर्ण जो लोगे वो आपका पूर्व वर्ण होगा, बाद वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण आप लोगे वो आपका परव वर्ण होगा। ये आपका पूर्व वर्ण, ये आपका पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण भी स्वर और पर वर्ण भी स्वर, दोनों ही स्वर है, तो वो आपकी स्वर संधि कहलाई, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अपन व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में क्या होता साथियों, देखो दोनों ही अगर स्वर है तो स्वर संधि हो गई। अब दोनों में से कोई एक स्वर है, बाकी व्यंजन है, यानी कि पहले वाला स्वर हो गया, बाद वाला व्यंजन हो गया, या बाद वाला स्वर हो गया, पहले वाला व्यंजन हो गया, या दोनों ही व्यंजन है, फिर तो व्यंजन संधि है ही, ठीक है। और दोनों में से कोई एक भी व्यंजन है, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, तो वो व्यंजन संधि ही कहलाएगी। स्वर संधि तो केवल तब कहलाएगी जब वो दोनों ही स्वर है, ठीक है। तो आप व्यंजन संधि की आप बात करो, तो व्यंजन संधि में क्या हो रहा है, देखो पूर्व वर्ण जो है आपका, पूर्व वर्ण व्यंजन, और पर वर्ण आपका स्वर, या फिर इसका उल्टा कर लो, पूर्व वर्ण स्वर और पर वर्ण आपका व्यंजन, या दोनों ही व्यंजन है, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो ये साथियों आपके व्यंजन संधि का कुछ सामान्य निर्देश है, ये आप व्यंजन संधि करोगे। फिर बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि किसे कहेंगे, तो ध्यान देंगे कि विसर्ग, विसर्ग के बाद में या तो आप स्वर ले लो या फिर आप व्यंजन ले लो। विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, वो आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। तो अब तक अपन ने संधि के परिभाषा पढ़ी, संधि के प्रकार पढ़े। एक संधि के प्रयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। प्रयोग के लिए एक श्लोक आता है कि संधि कहाँ कहाँ होती है, किस में जरूरी होती है और किस में नहीं भी होती है, ये बात अपन करते हैं। संधि के प्रकार आपने जान लिए। थोड़ा निर्देश आपको करता हूँ मैं। देखो आप संस्कृत वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखो प्रकार अपन ने देख लिए, अब थोड़ी अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखो संधि के प्रयोग की अपन बात कर रहे हैं। संधि जो है, संधि का प्रयोग कैसे क्या होगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो संधि का प्रयोग कहाँ कहाँ क्या होगा इसके बारे में एक श्लोक आता है। संहिता एक पदे नित्या, संहित, ये क्या हो रहा भाई, संहिते संहिताइक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या धातु उपसर्गयो, संहिते संहितेक पदे नित्या
नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समास से, नित्या समास से वाक्य तू सा विवक्षाम विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षाम अपेक्षते। ये क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो ये है कि संधि कहाँ कहाँ संधि होगी, कहाँ पर आपको संधि करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, कहाँ पर अनिवार्य रूप से करनी है और कहाँ पे आपको वैकल्पिक रूप से संधि करनी है। इस बारे में एक सामान्य नियम है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न काफी बार आ जाता है, तो आप ध्यान देंगे। संहिता कहाँ कहाँ होती है, तो देखो नित्य रूप से, नित्य रूप से यानी कि आपको करनी ही करनी है। नित्य रूप से या अनिवार्य संधि कहाँ होती है, तो देखो संहितेक पदे, यहाँ संधि हुई है, यहाँ पे आप इसको अलग करोगे तो होगा संहिता धन एक पदे। संहिता यानी संधि होती है, कहाँ होती है, एक पदे, एक पद में संधि होती है। कैसी होती है, नित्या। एक पद में संधि नित्य होती है, यानी कि एक शब्द जो होता है, एक शब्द है, उसके अंदर संधि आपको करनी ही करनी है। एक पद में संधि नित्य होती है। और देखो नित्य धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के बीच में देखो, धातु का ऊ और उपसर्ग का ऊ दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो गया, तो धातु और उपसर्ग में, धातु उपसर्ग में नित्य होती है। और देखो नित्या समास है, और समास में भी जहां कहीं आपको संधि प्राप्त हो रही है वहां भी नित्य रूप से होती है, ये आप ध्यान देंगे। और समास में भी नित्य रूप से संधि होती है। ठीक है, कैसे, देखो एक देखते हैं अपन। जैसे एक शब्द है जय, क्या शब्द है, जय, तो इस जय पद में संधि है। ठीक है, कैसे है, जे धन अ, यहाँ पे आपकी अयादी संधि हुई है, जो अपन अयादी के नियमों में इसको देखेंगे अपन एक बार। तो ये आपका एक पद है, इस एक पद में आपको संधि अनिवार्य रूप से मिलेगी अगर है तो। धातु और उपसर्ग में संधि होती है, जैसे एक पद है अधीते, अधीते, तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो अधि उपसर्ग है, और इसमें इंग धातु है, इंग धातु का रूप बनता है इते, ऐसे इंग धातु का रूप बनता है, तो यहाँ पे हो गया अधीते। इस प्रकार से इसमें संधि हुई है। और समास की बात करें तो समास में जैसे नील धन उत्पल, नीलोत्पल, ठीक है, ये समासिक पद है। नीलोत्पलम क्रमधारय समास का उदाहरण है, और यहाँ पे संधि हुई है नीले धन उत्पल, गुण संधि यहाँ पे हुई है। नियम अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अपन फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि संधि जो है वो किस किस में होती है, किस में नहीं होती है। तो नील धन उत्पल यानी कि आपके एक पद में संधि होती है, नित्य रूप से होती 100% करनी है आपको अनिवार्य रूप से। धातु और उपसर्ग में आपके नित्य रूप से संधि होती है, और समास में कहीं संधि का नियम लग रहा हो तो वहां भी आपको अनिवार्य रूप से संधि करनी है। ठीक है, एक बात ये कह रहा है कि वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य यानी वाक्य में तू यानी तो, सा यानी वह कौन, संधि। वाक्य में तो वह संधि, विवक्षाम यानी विवक्षा की, अपेक्षा यानी अपेक्षा करती है। वाक्य में तो वह संधि विवक्षा की अपेक्षा करती है। विवक्षा यानी कर्ता, विवक्षा यानी कर्ता, विवक्षा यानी कहने की इच्छा की अपेक्षा करती है। विवक्षा का अर्थ है कहने की इच्छा, तो कहने की इच्छा की अपेक्षा करती है, यानी कि कर्ता जैसा चाहे वैसा कर सकता है, चाहे तो उसको संधि करे, चाहे तो नहीं करे। किस बारे में बात हो रही है, वाक्य के संबंध में। ठीक है, देखो आप इसको समझो। देखो नित्य रूप से होती है, नित्य अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है, और वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर, वक्ता की इच्छा पर, जरूरी नहीं कि वो अनिवार्य रूप से नहीं होती है, वहाँ वक्ता चाहे तो कर सकता है और वक्ता नहीं चाहे तो नहीं करे, है ना, कोई जरूरी नहीं, ऐसा है। तो वाक्य में जो है वो वक्ता की इच्छा पर है, ऐसा ये बता रहे हैं, वक्ता की इच्छा पर। जैसे एक वाक्य है सा इह आगच्छति, सा इह आगच्छति, क्या अर्थ हुआ, सा यानी वह, इह यानी यहाँ पर आगच्छति यानी आती है, सा स्त्रीलिंग हो गया,
तो वह यहाँ पर आती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं संधि करूँ तो इसमें संधि आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ के बाद में ई आया है, तो यहाँ गुण संधि का नियम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ गुण संधि होगी तो क्या बनेगा, से है, क्या बनेगा, आ के बाद में ई आ रहा है तो गुण संधि होगी, से बनेगा, ठीक है। और बाकी आगे देखो अ और आ, अ और आ दोनों का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगी, तो बनेगा सेहागच्छति, सेहागच्छति। इस प्रकार से रूप बनेगा, यहाँ पे सेहागच्छति ऐसा रूप आएगा। तो चाहे तो आप था यह आगच्छति ऐसा लिख दो, या चाहे तो सेहागच्छति संधि करके लिख दो। वाक्य में जो है, वाक्य में आपकी इच्छा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एक पद में संधि आ जाए तो आपको करनी ही करनी है। धातु और उपसर्ग के बीच में संधि आ जाए आपको करनी ही करनी है। समास में संधि आ जाए तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। ये एक सामान्य नियम का था एक श्लोक, तो मैंने चर्चा करना जरूरी समझा। अब इसके बाद अपन संधियों में आ जाते हैं। तो अभी अपन ने बात की संधियों के प्रकार, अभी अपन ने देखे। आप लोगों ने अभी निश्चित रूप से संधि के प्रकार समझ में आए होंगे। संधि के 3 प्रकार है, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अच, हल और विसर्ग, जो अभी अपन ने बात की थी। ये संधियों के 3 प्रकार है। अब सबसे पहले अपन स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि जो है, स्वर संधि जो है उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं, और बाकी कुल मिलाकर संस्कृत में 8 भेद है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम संधि पढ़ रहे हैं, और संधि में अपना विषय है स्वर संधि। क्या विषय है, स्वर संधि। संधि जो है वही संधि की अपन ने चर्चा की। संधि के 3 प्रकार है, तो अच, हल और व्यंजन। अच यानी स्वर संधि, हल यानी व्यंजन संधि, और विसर्ग का अर्थ विसर्ग संधि, ठीक है। तो इन तीनों भेदों में से अपन स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, और आज इस स्वर संधि को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जो 5 मुख्य भेद है कम से कम उनको तो पूरा करेंगे, और अपना उद्देश्य होगा संधि को समझना। उदाहरण तो ढेरों हो सकते हैं, लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य है इन उदाहरणों को समझना कि इस पर क्या नियम काम करता है, किस प्रकार से इनके रूप बनते हैं, वो सारी जगह अपन यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्वर संधि की अपन बात करें, इसमें मुख्यतः 5 भेद है। कितने भेद हैं, मुख्यतः 5। कौन कौन से, दीर्घ, फिर बाद में गुण, फिर बाद में वृद्धि, फिर बाद में यण, और एक है अयादि। यह मुख्य रूप से 5 भेद है जो आपके हिंदी में भी आते हैं। हिंदी और संस्कृत में स्वर संधि में इन 5 भेदों की समानता है। आपकी हिंदी में तो ये 5 ही भेद होते हैं, हालांकि संस्कृत में 2-3 भेद और होते हैं, लेकिन वो गुण है, मुख्य रूप से ये यही भेद है। तो इनको अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, अब अपन संधि के जो प्रकार है उनको समझ लिए। अब सीधा अपन किस पे आ जाते हैं, सीधा अपन स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनमें से पहला वाला है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा, स्वर संधि और उनमें है दीर्घ। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, और उनमें दीर्घ हम पढ़ रहे हैं। अपना अभी का जो विषय है वो है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो देखो अपन शुरू करते हैं। जहां तो पहली अपनी संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। तो इसको अपन देखते हैं एक बार। देखो संस्कृत में अपन पढ़ रहे हैं, हालांकि हिंदी में भी अपन इसको चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, वही हिंदी है, कुछ नहीं। इसका एक सूत्र है, उसका अपन निर्देश करेंगे, इसलिए मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ। देखो इसका दीर्घ संधि का संस्कृत में एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है, अक है, सवर्ण है, अक सवर्ण है, दीर्घ है। एक मिनट थोड़ा, अक सवर्णे, इसको ये कर लो, अक सवर्णे दीर्घ है। यानी कि अक का सवर्ण होने पर, यहाँ सती सप्तमी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति है, भाव लक्षणा भी इसको कहते हैं। अक है यानी अक का सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ये आपकी दीर्घ संधि है, इसका सूत्र है अक है, अक का सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। अब अक क्या है, पहले आप अक को समझो। अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा माहेश्वर सूत्रों में। तो देखो साथियों, अक जो प्रत्याहार है उसमें ऐसे शुरू हो रहा है और क तक जा रहा है, तो आपको यहाँ पर रुकना है, क पर रुक जाना है, और आपको ऐसे शुरू करना है। कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, लास्ट वाले को गिनना नहीं है, री और री।
अक का अर्थ हुआ अ उ री सॉरी अ ई उ री और री, ये 5 वर्ण हुए। अक का अर्थ हुआ ए ई उ री री, ठीक है। अब इनका क्या होना, इनका सवर्ण होने पर, क्या होने पर, सवर्ण, सवर्ण होने पर, सवर्ण यानी कि सवर्ण होने पर, सवर्ण या यूं कहे समान वर्ण होने पर, समान वर्ण होने पर क्या होगा, दीर्घ, दीर्घ है यानी दीर्घ होगा, समान वर्ण होने पर दीर्घ। एक मिनट, क्या हो गया भाई, अक का सवर्ण होने पर दीर्घ होगा। अक का अर्थ आपने अभी समझा, ए ई उ री और री, ठीक है। ये इसका सामान्य नियम है, ठीक है। हिंदी में आप निश्चित रूप से याद करते होंगे, ए ई उ री के बाद ए ई उ री यानी कि समान वर्ण आने पे क्या होता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ये भी वही कह रहा है, ये वही कह रहा है कि ए ई उ री और री, ए ई उ री इनके बाद में समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। कैसे, देखो इसने ये कहा कि ए ई उ री और री, इन 5 वर्णों के बाद में समान वर्ण होने पर, समान वर्ण का मतलब ए के बाद में ए हो, ई के बाद में ई हो, ई के बाद में उ आ जाए वो समान वर्ण नहीं है, ए के बाद में ई आ जाए उ आ जाए वो समान वर्ण नहीं है, ए का समान वर्ण ए ही होगा, ठीक है। ए की जगह आ हो सकता है, दीर्घ वर्ण हो सकता है, जैसे ए की जगह आ, तो वो समान वर्ण कहलाएगा। लेकिन ए की जगह आप ई लाते, ए के साथ में ई करते हो, वो समान वर्ण नहीं है। तो ए के साथ में ए कर दिया, ई के साथ में ई कर दिया, उ के साथ में उ समान वर्ण है, री के साथ में री समान वर्ण है, और री के साथ में री समान वर्ण है। क्या कह रहा है कि अक यानी कि ऐसे लेके क तक के जो वर्ण है, अक यानी ऐसे लेके क तक के जो वर्ण है, उनका सवर्ण होने पर क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी कि बड़ा रूप होता है। ए का दीर्घ क्या होगा, आ होगा। ऐसे ई और ई, दो ई हो जाता है, ई का सवर्ण हो गया तो क्या होगा, ई का दीर्घ ई होगा। वैसे ही उ का सवर्ण हुआ तो क्या होगा, दीर्घ उ होगा। ऐसे ही री का सवर्ण हुआ तो क्या होगा, दीर्घ री होगा। दीर्घ री कैसे लिखते हैं, देखो एक री तो आपने ऐसे लिखा, ये एक गांठ लगी, दो दीर्घ री लिखने के लिए आपको 2 गांठें लगानी है, ठीक है। और ध्यान देना, री और री का सवर्ण होता है तो वहां पे दीर्घ रूप नहीं होता है, री का री ही रहता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब अपने इनके एक दो उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे हैं, सबको अपन देख नहीं पाएंगे। एक दो उदाहरण अपन ले लेते हैं ताकि इसको संक्षिप्त रूप में हम जो 5 संधियां हैं उनका अपना देखने का है आज, तो देख पाए। तो देखो ए के बाद में ए आया तो वहां पे आ हो जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए राम धन अवतार, एक वाक्य लिखा मैंने, राम धन अवतार। यहाँ पे देखो आप, इस राम में ए की मात्रा, और यहाँ पे भी है ए और ए दोनों समान वर्ण है कि नहीं है, ए के बाद में ए आया यानी कि सेम वाली चीज ध्यान रखना आप। देखो आप, इस राम के अंत में मैं मात्रा निकालूं तो यहाँ पे ए है, क्या है, राम के अंत में जब मैं मात्रा निकालूं तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई, काम क्यों, हाँ, तो राम के अंत में जो मात्रा निकालू मैं एक ही है, और बाद में अवतार वाला है, दोनों ए मिलके क्या होगा, आ होगा। अभी बना पड़ा ना, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा रामावतार। क्या बनेगा, रामावतार। ऐसे और देखो, रामावतार है, ऐसे ही ये तो क्या था, दोनों ए थे। आ वाला देख लेते हैं, राम धन आज्ञा। देखो आपका एक ए है एक आ है, दोनों को मिलाओगे तो ए के साथ में आ में, ए के बाद में आ रहा है, वो भी सवर्णी है, ये अपन ने जाना। तो यहाँ पे ए के बाद में आ आया यानी कि समान वर्ण, और सवर्ण का क्या होगा,
दीर्घ होगा। देखो इन दोनों की जगह क्या आ गया, दोनों की जगह एक आ गया, तो यहाँ लगा दो आप रामाज्ञा। इस प्रकार से और देखते हैं। देखो एक शब्द है आ, पहले ले आता हूँ, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी बराबर, देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है। आ और ए मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा। और शब्द क्या बनेगा आपका, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। अगर दोनों ही आओ तो देख लेते हैं। यहाँ देखो आप, विद्याधन आलय, यहाँ पर आपके दोनों ही आ है। अगर दो आ हो तो कोई बात नहीं, दो आ हो तो भी वहाँ भी क्या होगा, दीर्घ होगा। और क्या बनेगा, बनेगा आपका शब्द विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके जो दीर्घ होता है, चाहे देखो यहाँ पे आपका ए है, ए के बाद में ए आया बराबर आ। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दो वर्ण है और दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण आ रहा है, दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण आ रहा है। इसको साथियों कहते हैं एकादेश। क्या कहते हैं, एकादेश। ऐसे देखिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आ है, ए और आ के स्थान पे क्या आ रहा है, ए और आ के स्थान पे आ रहा है, एकादेश हो रहा है। यहाँ पे आ पहले है और ए बाद में है, दोनों को मिला के आ बन रहा है, एकादेश है। यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों आ का एक आ ही होना है, एकादेश होना है। ठीक है, ये आपकी दीर्घ संधि थी। इसमें आपने ए वाला नियम सीखा, यहाँ आपने ए वाला सीखा। अब अपन ई वाले की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे ई वाला तो बताया नहीं, तो ई वाला भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ छोटा बड़ा अपन नहीं देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, लेकिन एक दो उदाहरण सबके अपन देख लेते हैं। देखो ई की बात करते हैं, ई के बाद में अगर ई आए तो फिर क्या होगा, देखो आप, जैसे मान लीजिए एक शब्द है रवि, पेन चेंज कर लेता हूँ, रवि धन इंद्र। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ ई है, ई है कि नहीं है, यहाँ ई की मात्रा है और यहाँ भी ई की मात्रा है। ई के बाद में क्या हुआ, सवर्ण हुआ, समान वर्ण आया। सवर्ण का मतलब समान वर्ण। ई के बाद में ई आया, समान वर्ण आया, तो क्या होगा, ई का दीर्घ होगा, दोनों के जगह एक आ जाएगा और वो आएगा बड़ा ई। तो क्या बनेगा, देखो आपने यहाँ से, यहाँ रवि में से ई निकाला तो क्या बचा, रव, ऐसा बचा। ठीक है, ये बचा, लेकिन दोनों, इसको और इसको, इसका भी ई अपन लिया, दोनों का आपने बड़ी कर दिया, तो ये बड़ी की मात्रा फिर यहाँ लगेगी, पीछे इंद्र, रविंद्र, ऐसा पद वहां पर बचा हुआ है। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें, जैसे मेरा नाम ले लीजिए, सुरधन ईस। सुरधन ईस बराबर, देखो यहाँ पे, सॉरी अरे ये तो उदाहरण ही अलग हो गया, एक मिनट, गुण संधि में चले गए अपन, गुण संधि नहीं पढ़ रहे अपन, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे है जैसे कवि धन ईस, कवि धन ईस, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ई और यहाँ पे दीर्घ ई और दीर्घ ई, सॉरी इसको ई कर देते हैं, पहले वाला ई और बाद वाला दीर्घ ई, दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, तो भी दीर्घ ई होगा। ठीक है, एकादेश क्या होगा, इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, दीर्घ ई एकादेश। तो क्या बनेगा, देखो क व आधा, व में से ई निकाला आपने और दीर्घ ई और इधर आगे है, दोनों को मिलाया, दीर्घ ई हो गया और आपका बन गया कवीस। ऐसे ही रवीश, रविंद्र, महेंद्र, ऐसे पद यहाँ से बन सकते हैं। अब अपन ऊ की बात करते हैं, ऊ का दीर्घ करते हैं, ऊ का दीर्घ करते, देखिए ऊ का दीर्घ कैसे होगा, जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, भानु धन उदय, भानु धन उदय। अब देखिए आपके भानु में ऊ की मात्रा, भानु में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा, भानु में आपकी ऊ की मात्रा, और यहाँ पे ऊ और ऊ, दो ऊ मिल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। और जो रूप क्या बनेगा आपका, रूप क्या बनेगा आपका, रूप बनेगा भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। इस प्रकार से आपका रूप बनेगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या ही हो रहा है भाई, भानुदय, इस प्रकार से रूप बनेगा ना।
अब अपन एक दो इसको वो ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है लघुत्तम। लघुत्तम, लघु, ये आपका लघु, ये आपका लघु, और इसमें आप जोड़ दो पीछे उत्तम, लघु उत्तम। तो फिर क्या बनेगा, बराबर, देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ। और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका लघुत्तम। क्या बनेगा, लघुत्तम। इस प्रकार से ये अपने दीर्घ ऊ का भी नियम देखा। अब अपने एक बार दीर्घ री है इसका नियम देखते हैं। दीर्घ री का एक बार नियम देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा री, क्या आ रहा है, री आ रहा है, उसके बाद में आप री लगाओगे तो दीर्घ री हो जाएगा। कैसे, अपने एक बार इसका मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पे मैं जैसे एक शब्द है पितृ, पितृ धन ऋण। देखो यहाँ पितृ में री है और ऋण का री है, दोनों री मिलेंगे बड़ा री हो जाएगा। देखो अब आपने दोनों को मिलाया, री और री, यहाँ ये री आ रहा है तो इसका मतलब इस री का सवर्ण हो गया, समान वर्ण हो गया, तो दोनों री के स्थान पे दीर्घ री हो जाना एकादेश कहलाता है। यहाँ पे एकादेश होगा, पी तय, तय में री की मात्रा हटा लो, री और री दोनों को मिला लो, दीर्घ री दोनों का बनेगा और मात्रा लग जाएगी पितृण। ऐसे ही देखो मातृधन ऋण, मातृधन ऋण बराबर मातृण, भ्रातृधन ऋण भ्रातृण, ठीक है, मातृधन ऋण मातृण। इस प्रकार से ये शब्द जो है ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। लरी है उसका दीर्घ रूप होता नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। जैसे लरी है, लरी में आप जोड़ दो लरीकार, लरी में लरीकार जोड़ दो, फिर भी क्या होगा, लरीकार ही रहेगा। ये आप ध्यान देने वाली बात है। लरी के उदाहरण वैसे बहुत कम होते हैं, फिर भी आप इनमें समझे आप एक बार। तो अपन ने अब तक दीर्घ संधि के उदाहरणों को देखा है, ऐसे आप और भी उदाहरण हो सकते हैं, उनको आप देखिए। और मुख्य रूप से जो दीर्घ संधि है उसमें ए ई उ री री के बाद में सवर्ण होता है, तो दीर्घ होगा। दीर्घ क्या होगा इनका, दीर्घ होगा इनका आ ई उ और ये दीर्घ री। ये जहां कहीं भी आता है वर्णों में, जहां कहीं भी मान लीजिए अपन संधि विच्छेद से संधि बना रहे हैं वहां तो अपन कर सकते हैं, लेकिन सीधी संधि आ गई फिर क्या करेंगे, तो फिर आप उनमें ये मात्राओं का परिवर्तन देखिए। ये जहां कहीं भी दिखता है तो आप मान के चलिए कौन सी संधि है, वहां दीर्घ संधि। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा महेंद्र, क्या लिखा मैंने, महेंद्र, ऐसा मैं लिखता हूं। अगर मैं कहूं इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसको देख के ही पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है। देखो इसमें मैं है में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घ रूप हो रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसमें दीर्घ संधि है। जब इसमें दीर्घ संधि, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि कब होती है। दीर्घ संधि ई का दीर्घ हो रहा है, ई का दीर्घ कब होगा, जब दोनों तरफ ई होंगे, ठीक है। मैं है पर मात्रा लग रही है, तो है के बाद में ई और फिर ई और फिर इंद्र, तो इंद्र तो ऐसा ही रहा होगा, ये तो ठीक है। इंद्र पीछे इंद्र का ई छोटा ही होता है। और यहाँ जो आपका मैं है में ई की मात्रा जो है वो कैसी है, बड़ी आती की छोटी आती है, आप लगा के देखिए। मही में बड़ी की मात्रा आती है, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र। इस प्रकार से आप रूप बना सकते हैं। ये आपकी दीर्घ संधि हुई। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, अगली जो संधि है उसकी चर्चा करते हैं। और अगली संधि आपकी होगी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। देखो गुण संधि अगली अपन देखते हैं। गुण संधि अपन पढ़ रहे हैं, गुण संधि। इसका भी कोई सूत्र है क्या, बिल्कुल है। क्या सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुण, अदेंग गुण, अदेंग गुण इसका सूत्र है। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो इसको एक बार इसको पदच्छेद कर लेते हैं अपन।
पदच्छेद किसका करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अध धन एंग, और ये वास्तव में अध नहीं था, ये अत था। क्या था? अत था। एक बार मैं इसको वही लिख देता हूँ, ये तो संधि होके तय का भी दे बन गया, बाकी था क्या? अत धन एंग, अत धन एंग, ये था। ठीक है, अत धन एंग और बराबर गुण, अत धन एंग को गुण कहते हैं, ये समझो आप। अत का अर्थ क्या होता है? अत का अर्थ होता है अ, अत का अर्थ क्या है? अ, और एंग का अर्थ क्या है? एंग का अर्थ आप यहाँ देखो, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। एंग का मतलब ए से शुरू करना है, ग तक चलना, ये रहा ए ओ। एंग का अर्थ है ए ओ, अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं। ठीक है, अ ए ओ बराबर गुण, ये केवल गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संधि की परिभाषा बता रहा है। गुण संधि किसे कहेंगे? तो देखो, गुण संधि किसे कहेंगे? ए को, ए को और ओ को, अ ए ओ, इनको गुण कहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल परिभाषा कर रहा है। आप इस संधि का एक बार नियम देख लीजिए, नियम क्या है, हिंदी में अपन कैसे समझेंगे। तो नियम इसका ये है कि आगे रहेगा आपके अ या आ, ध्यान देंगे, अ या आ, आगे का इस पूर्व वर्ण जो है इसका फिक्स है। अ या आ के बाद के बाद के बाद ई उ या री आता है तो उनका क्रमश ए ओ और अर हो जाता है, अर होगा। कैसे? देखो, ये यूं कह रहा है कि अ या आ पहले वाला फिक्स है, पूर्व वर्ण जो आपका है, पूर्व जो वर्ण है, पूर्व वर्ण वो आपका है अ या आ। ठीक है, और पर वर्ण जो बात करें, पर वर्ण आपका रहेगा, यहाँ पे ई लगा दो, अ या आ के बाद में ई छोटा बड़ा हो सकता है, तो उन अ आ के बाद में ई आएगा तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसे ही अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में उ या बड़ा ऊ आए तो यहाँ पे ओ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में री आए तो क्या बनेगा? तो साथियों अर बनेगा। एक दो उदाहरण इनके देख लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, गण धन ईस, एक पद है गण धन ईस। यहाँ पे क्या है? देखो, ये आपका जो पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण में एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। और जो आपका पर वर्ण है, यानी कि बाद वाला वर्ण है, उसमें ई की मात्रा है। ए के बाद ई आया, तो ए के बाद जब ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, देखो आपका ये गण जो है, गण गण का ण जो है वो आधा है, गण का ण जो है वो आधा है। अब इस आधे के बाद में आधा क्यों? क्योंकि आपका इसका ए आपने निकाल लिया, ए निकाल लिया, इसका ए आपने निकाल लिया, और इधर से जो ई है ये भी आपने निकाल लिया। ए और ई दोनों को आपने क्या किया? मिलाया, और दोनों की जगह बन के क्या आया? ए। दोनों की जगह ए एकादेश हुआ। यह ध्यान रखेंगे, जो अपने संधि के नियम पढ़े थे, संधि में क्या क्या होता है? तो लोप होता है, आगम होता है, एकादेश होता है। यहाँ पे ए और ई का एकादेश ए हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब आपको यहाँ पे ए लगाना है, और पीछे आपका स बचा हुआ है गणेश। ठीक है, ये हट जाएगा। ऐसे ही इसके और भी उदाहरण हैं। देखो, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर क्या बनेगा? देखो, आ है, आ के बाद में ई है, तो आ और ई को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और शब्द क्या होगा? महेंद्र। अच्छा, महेंद्र में कौन सी संधि है? महेंद्र सही है कि नहीं है? महेंद्र सही कि महेंद्र सही है? तो महाधनी इंद्र बराबर महेंद्र, इसमें गुण संधि हो गई। महेंद्र सही है कि गलत है? महेंद्र भी सही है। ठीक है, कैसे? महीधन इंद्र बराबर महेंद्र, दीर्घ संधि होगी, मही धन इंद्र, इस प्रकार से। और यहाँ पे जैसे एक और बना लेते हैं अपन, क्या बनाते हैं? उपधन इंद्र, उपधन इंद्र बराबर, बताओ क्या होगा? ए और ई का मिलेगा तो बनेगा उपेंद्र। इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि में अपने ऊ को समझा, इसे सॉरी ई को समझा, आ के बाद में ई आए तो क्या होगा? तो वो अपन ने देखा अभी,
ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं, इनके उदाहरण अपन लिख देते हैं। अभी अपन क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था गणेश, गणेश पढ़ा अपन ने, अभी महेश पढ़ा अपन ने, ठीक है, और अभी अपन ने और क्या पढ़ा था अभी, उपेंद्र, ठीक है। ये आपने कैसे बनते हैं वो देखे हैं। अब देखो आप किसी भी, अभी इसके बाद में करते चर्चा, पहले आप जो आ के बाद में ऊ आता तो क्या बनता है देखो। तो जैसे एक शब्द है महाधन उदय, महाधन उदय। अब महाधन उदय, ये यहाँ पे ऊ छोटा ही है, ध्यान देंगे। महाधन उदय, आ के बाद में, आ के बाद में ऊ आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ के बाद में ऊ आए तो उसका ओ बनेगा, ठीक है। तो ये आपका मैं है हलंत हो गया क्योंकि आपने आ निकाल दिया। अब आ और ऊ को दोनों को मिला दिया और दोनों के स्थान पे आया ओ, क्या आया, ओ महोदय, ठीक है। ऐसे ही सर्वधन उदय, सर्वधन उदय बराबर क्या होगा, अ और ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, बनेगा सर्वोदय, क्या बनेगा, सर्वोदय, ठीक है। ये आपके ऊ वाला नियम हुआ, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अभी अपन ने जो समझा है उसको मैं यहां लिख देता हूं। एक तो आपका है महोदय, एक आपका है सर्वोदय, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, ठीक है। अब ऐसे अपन री की बात करते हैं। जैसे एक शब्द है महाधन ऋषि, अपन ने अभी सीखा आ के बाद में री हो तो उनका अर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ है, यहाँ पे आपका आ है, देखो आ के बाद में आ रहा री, आ के बाद में री आ रहा है तो अपन ने सीखा था आ के बाद में री आ जाए तो उसका अर बनेगा। ये थोड़ा मिट रहा नीचे, आ के बाद में री आ जाए तो क्या होगा उनका, तो उनका होगा अर, ठीक है। अब देखो आपका जो महा है, इस महा में से आपने आ निकाल दिया, बचा है, ठीक है। अब यहाँ से री भी आपने निकाल दिया, यहाँ पे आ भी निकाल दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ आ और री को मिलाया, अर बना, क्या बना, अर बना। और पीछे आपका सी बचा हुआ है, ये आपका सी बचा हुआ है। अब जो अ है, इस अ को इस है में मिला दीजिए, है पूरा हो गया और रे ऊपर जाएगा, बनेगा महर्षि, क्या बनेगा, महर्षि। इस प्रकार से आपकी संधि होगी महर्षि, ठीक है। ऐसे ही आप एक और शब्द लीजिए सप्तऋषि, यही मैं करके दिखाता हूं। देखिए सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तऋषि। यहाँ पे सप्त में अ, सप्त का अ और ऋषि का री, अ और री दोनों मिलेंगे और बनेगा, और शब्द आपका होगा सप्त। देखो एक तो ये हो गया, तो आधा इसका अ और री आपने अलग निकाला, उनको मिलाया और अर बना, तो उस अ को यहाँ मिला दीजिए, पूरा हो गया। और पीछे सी है और ये आपका रे ऊपर चला जाएगा, सप्तर्षि। इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो ये आपका महर्षि और सप्तर्षि जो है, ये आपका कौन सी संधि है, ये आपकी गुण संधि है, ठीक है। महर्षि और सप्तर्षि। यहाँ अपन ने बात की थी महोदय, महोदय और ये आपका सर्वोदय, ठीक है, महोदय और सर्वोदय। अब देखो आप थोड़ा अपन इसमें ट्रिक भी देख लेते हैं, किस प्रकार की अपन ट्रिक इसमें रख सकते हैं। तो देखो आप, जैसे गणेश है, ए, महेश एक ही मात्रा, उपेंद्र एक ही मात्रा, यहाँ पे महोदय ओ की मात्रा, सर्वोदय ओ की मात्रा, ठीक है। और जो आपका महर्षि है, सप्तर्षि है, इसमें ये अर आ रहा, देखो रर्रा ऊपर आ रहा है। तो आप ऐसा ही ध्यान रखेंगे, जिसमें एक ही मात्रा दिख रही हो, ओ की मात्रा दिख रही हो, जहां पे कहीं ऐसा रर्रा, इसको रेफ वर्ण बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं, रेफ वर्ण। ऐसा रेफ वर्ण कहीं दिखे तो वो कौन सी संधि है, वो गुण संधि है, ठीक है। अपने गुण संधि के बारे में जाना। अब इसके साथ में अपन वृद्धि संधि को देख लेते हैं, ठीक है। और परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, ए ओ को क्या कहते हैं, तो ए को ओ को गुण कहते हैं, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब अपन वृद्धि संधि की बात करते हैं। देखिए वृद्धि संधि की अपन बात करते हैं। 5 संधियां पढ़ने का अपन ने बीड़ा उठाया आज, तो 5 को पढ़ने का अपन प्रयास कर रहे हैं। संधि आपकी है वृद्धि, कौन सी, ये भी बहुत सरल है, गुण से ही समानता रखती है। तो इसका एक सूत्र देख लेते हैं पहले। तो इसका सूत्र है वृद्धि राधेच, वृद्धि राधेच, वृद्धि राधेच, ये इसका सूत्र है।
इसकी सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। तो इसकी वर्ण विच्छेद अपन करते हैं, इस सूत्र का वर्ण विच्छेद जो अपन करते हैं, तो देखो करते हैं इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा वृद्धि ही, विसर्ग है वृद्धि है, धन आद आत धन एच, वृद्धि धन आत धन एच। देखो तय के बाद में कोई स्वर आ रहा है, सगोष वर्ण है, तो तय का दय बन जाता है, ये अपने को पता है, जसत्व संधि का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे आदेश हुआ, लेकिन अपने अलग किया, तो यहाँ पे आत आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, ऐच सॉरी ऐच है यहाँ पे ऐच। तो अब आत को समझो, आत क्या है, आत का मतलब है आ, आत का मतलब है आ, और ऐच का मतलब है, ऐच का मतलब है क्या है, यहाँ देखो आई की मात्रा कहाँ पे आ रही है, ये आपकी आई, और च आपका यहाँ पे है, यहाँ रुक जाना है, आई और आऊ, आई और आऊ जो है वो आपके ऐच में आएंगे, आई और आऊ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आ ए आई और औ, आ आई और औ ये बराबर वृद्धि। सूत्र क्या कहा, सूत्र ने कहा वृद्धिर आदेश, वृद्धिर आदेश, वृद्धि वृद्धि है यानी वृद्धि होगी, आदेश आदेश आई की मात्रा है, तो आ आई और औ इनको वृद्धि कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए ओ बराबर गुण, ए ओ को गुण कहते हैं, वैसे ही ये कह रहा है आ आई और औ इनको वृद्धि कहते हैं। इस सूत्र का अर्थ केवल इतना सा हुआ है, तो ये आप समझ चुके होंगे, है ना। अब इसका अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। बहुत ही सरल है, जैसा अभी अपन ने गुण संधि सीखी थी, बिल्कुल वैसे ही ये संधि काम करती है। ठीक है, इसको मैं एक शब्द में लिख दूं, क्या लिख दूं कि आ आई और औ को वृद्धि कहेंगे, क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ हुआ। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। देखो अब यहाँ आप एक थोड़ा इसका संरचना देख लीजिए, नियम देख लीजिए। नियम क्या है, नियम को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। नियम इसका यह है कि अ या आ, ध्यान देंगे गुण संधि में भी पूर्व जो वर्ण है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूर्व वर्ण जो है वो क्या रहेगा, अ या आ फिक्स है, और पर वर्ण जो है यानी कि बाद वाला जो वर्ण है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे अ आ के बाद में ए होगा, अ आ के बाद में ये आया, ए बना, अ आ के बाद में सीधा ए आ गया, तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा आई, वृद्धि होगी। ए की मात्रा में वृद्धि होना ही आई कहलाता है। और ऐसे ही यहाँ पर फिक्स है अ या आ, उसके बाद में ओ लगा दो, और ओ के बाद में अ या आ के बाद में ओ आया, तो वो हो जाएगी औ बनेगा। अ या आ के बाद में ऊ लाओगे, ओ बनेगा। अ या आ के बाद में ओ लाओगे सीधा, तो आओ बनेगा। ठीक है, ऐसा इसका नियम है। एक दो उदाहरण इसके देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है सदा, सदा धन एव, ये शब्द है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर सदा जो है इसमें आ की मात्रा है, और यहाँ पे ए की मात्रा है। आ और ए मिला, देखो आ और ए मिलता है तो क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये आपका सद जो है, ये सदा जो है, इसका स द हलंत रहेगा। ठीक है, फिर आपने आ और ए को मिलाया तो बना आई, क्या बना, आई बना, और पीछे आपका वह है, और ये आपका हलंत जो है मात्रा लगने पे फिर नहीं रहेगा, शब्द बनेगा सदैव। आई भाषण में ऐसे ही एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक धन एक, यहाँ देखो ये तो है अ, और यहाँ पे आ रहा है ए, अ के बाद में ए आ रहा है, यानी कि वृद्धि संधि का इसमें नियम आ रहा है। अ के बाद में ए आई तो फिर क्या होगा, आई होगा, और शब्द क्या बनेगा, एक का एक। ठीक है, ये आपकी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों को देखा, अभी दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, क्योंकि मेरे को इनको मिटाना नहीं है, इनसे आपको समझाना है, इसलिए मैं इनको मिटा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो आपके क्या, एक तो अपने लिया सदैव, एक अपने बनाया था अभी एक एक, ऐसे हर एक भी बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी ऐसा ही। ठीक है, औ की भी बात करते हैं। जैसे एक शब्द है
जल जल धन ओग, जल धन ओग। ठीक है, यहाँ पे आपका ले का है और यहाँ पे ओ। ठीक है, यहाँ ले का तो ए और यहाँ पे ओ, ए और ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका ज ल, इसका आपने ए निकाल दिया और आपने ओग का ओ निकाल दिया, दोनों को मिलाया और बन के आया आपके सामने औग, औ आया ना। तो ये आपका जो हलंत है वो तो मिट जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बनेगा जलोग। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द लेते हैं महा, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। तो देखो आपका आ और ओ दोनों मिलके औ बनेंगे और शब्द बनेगा महोदार्य। क्या बनेगा, महोदार्य, महान औदार्य, महोदार्य। ये आपकी वृद्धि संधि है साथियों। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा होगा। इसके बाद आगे की दो संधियां हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं अपन, हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अपना भी वही सिद्धांत है, तो इसको अपन आगे देखते हैं। पूरा मिटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब अपनी ये संधि होगी यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। हालांकि क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, फिर भी कोई बात नहीं, यण संधि अपनी होगी, यण संधि। और चूंकि अपन स्वर संधियां पढ़ रहे हैं, स्वर संधियां पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल माहेश्वरी जो सूत्र है उनको स्वरों को ही अपन लेते हैं। ए ई उ ने 14 सूत्र है, जिनमें से 4 स्वर है, ए ई उ ने, री, री, क, ए, ओ, ग और आई, औ और च। ठीक है, ये 4 ही आपके सूत्र है। अब यण संधि की बात करें, इसका सूत्र है, सूत्र क्या है, इको यणची। क्या सूत्र है, इको यणची, इको यणची। ठीक है, इसका विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या क्या इसमें शब्द है, तो इसमें है इक, इक, यण है, यण और अची, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अब अपने एक एक समझते हैं। इक का अर्थ क्या है, इक का अर्थ है, देखो आप, इक का अर्थ आप बताओ मुझे। इक का अर्थ है, इक एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो देखो ई से शुरू करना है, कै तक चलना है, ये आपका ई, यहाँ से शुरू करो और कै तक चलो, यहाँ तक आपको आके रुक जाना है। तो ई आ गया, ऊ आ गया, हलंत को गिनना नहीं है, री आ गया, री आ गया। इक का अर्थ हुआ ई, ऊ, री और री। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ, ई उ रील री। इक का अर्थ हुआ ई उ रील री। इक का क्या होता है, यण हो जाता है। इक का क्या होता है, यण हो जाता है। ठीक है, अब यण को समझना पड़ेगा आपको। इसके आगे वाले 2 सूत्र और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यण संधि में इन दोनों का कार्य होता है ये व रे ट, और छठा है ल हण। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो यण का अर्थ क्या है, आपको ये से शुरू करना है और आपको ण तक चलना है। ये आपका व्यंजन वर्ण है जो कि यहाँ से मिलेगा, ये आपका, और ण तक आपको चलना है, यहाँ तक आपको आके रुक जाना है। तो कौन कौन सा वर्ण आएगा, ये आएगा, वो आएगा, र आएगा, ट को गिनना नहीं है, ल आएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ ये, व, र, ल। ये व्यंजन है तो आधे रहेंगे। तो क्या कह रहा है, इक का यण हो जाता है, इक का यण हो जाता है। कब होता है, अच्छी, अच्छी का मतलब स्वर होने पर। यहाँ पे सती सप्तमी का प्रयोग हुआ है, अच्छी, अच्छी का देखो अच को आप जानते हो, ऐसे लेकर के च तक, यानी कि सारे स्वर, अच्छी यानी कि अच होने पर, अच या स्वर परे होने पर, परे यानी बाद में, परे होने पर। क्या समझ में नहीं आया, देखो यहाँ बहुत सरल है। क्या कह रहा है कि इक का, इक का, इक का यण होगा जब इक के बाद स्वर रही। आया समझ में, या ये भी नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ समझते। देखो एक बार यहाँ समझो आप। बात ये कि भाई इक हो, ई, उ, री और री हो, ई, उ, री, री हो, इसके बाद में क्या आ जाए, इसके बाद में स्वर आ जाए, इसके बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए। लेकिन ध्यान देना साथियों, वो जो स्वर है वो कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए।
ई, ई हो, ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ हो, ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, री हो, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, री हो, री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या होगा, ई का बनेगा य, ऊ का बनेगा व, री का बनेगा र, और री का बनेगा ल। क्या बनेगा, री का ल बनेगा। एक मिनट, री जो है री का ल बनेगा, ध्यान देंगे इस प्रकार से है। कब, जब ई के बाद में कोई स्वर हो और वो भिन्न हो, सवर्ण नहीं होना चाहिए। ई के बाद में ई आ गया फिर तो वो दीर्घ होगी, सवर्ण का तो दीर्घ होता है, ठीक है। ऐसे लेके क तक के जो सवर्ण वर्ण है उनका दीर्घ होता है, ऐसे लेके क तक ही है, बाकी और जैसे ए आई वो आ उनका सवर्ण होता दीर्घ नहीं होता है। तो ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ये बनेगा, ऊ के बाद में भिन्न स्वर तो वह बनेगा, री के बाद भिन्न स्वर तो यह बनेगा, री के बाद में भिन्न स्वर तो ल बनेगा। चलो इसको समझते हैं एक बार। इसको मिटा ही देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आएगा। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, देखते हैं अपन। मेरी साथियों की बीमारी है, मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता है, समय हो जाता है और मैं पता नहीं मेरी थोड़ी अध्ययन से भी हो सकता है ऐसी हो, तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ई, ऊ, री और री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा, ई के बाद में भिन्न स्वर हो तो ई का बनेगा ये, ई का क्या बनेगा, ये बनेगा। ऐसे ही ऊ के बाद में भिन्न स्वर हो तो ऊ का क्या बनेगा, ऊ का बनेगा व। री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री का क्या बनेगा, री का बनेगा र। ऐसे ही री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री का बनेगा ल। कैसे, देखो जैसे एक शब्द है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, यहाँ पे देखो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ई के बाद में यहाँ आया ई। तो देखो ई के बाद भिन्न स्वर है कि नहीं है, ई के बाद में भिन्न स्वर है तो ई का क्या बनेगा, ई का बनेगा ये, क्या बनेगा ये। अब देखो आपने जो प्रति था, प्रति का त ई आपने निकाल दिया अलग, और ई का आपने बना दिया क्या, ये बना दिया, क्या बना दिया, ये बना दिया। अब पीछे एक है, ये एक, अब इनको मिलाओगे आप तो प्र त आधा, ये भी आधा, लेकिन उसमें ए मिलेगा, पूरा हो जाएगा प्रत्येक। ऐसे देखो अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, तो क्या होगा इसमें, अति के बाद में ई के बाद में ए आ रहा है, भिन्न स्वर है, तो इस ई का ये बन जाएगा ए, तो ऐसे ई निकाल दिया आपने, ई का ये बन गया, और ए की मात्रा लग जाएगी तो अत्यधिक। ऐसे ही अत्युत्तम, अतिधन उत्तम बराबर अत्युत्तम, ठीक है। और भी बहुत सारे रूप है, प्रतिधन आई बराबर प्रत्यय, ये सारे रूप बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऊ की, ऊ कैसे बनेगा, तो देखो आप, जैसे यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ हो गया बराबर प्रत्येक है, प्रत्यय है, प्रतिधन आई बराबर प्रत्यय है ना, ये हो गया। ऊ की बात करते हैं, जैसे एक शब्द है मधुधन अरी, मधुधन अरी, देखो यहाँ पे ऊ है, ऊ के बाद में ए आ रहा है, तो ऊ का क्या बनेगा साथियों, ऊ का बनेगा ये ध में से ऊ निकाल दिया, ऊ का बना हुआ है और बना मधुरी, ठीक है। और भी उदाहरण होंगे इसके, वधुधन उत्सव, वध्वोत्सव, क्षत्रिधन उत्सव, क्षत्रिय उत्सव, वो तो इसका आ गया। ऐसे और भी उदाहरण है, तो आप वहां कर दोगे, वधुधन आगमन, वधुआगमन, ऐसे उसका उदाहरण होगा। री की बात करते हैं, पितृधन आदेश। अब देखो री के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो री का रे बनेगा, तो यहाँ पे पी त आधा, री का रे बन गया, पी त आधा, री को आपने निकाल दिया, भिन्न स्वर आ रहा तो री का रे बना दिया, और यहाँ पे आदेश, ठीक है। अब इनको मिलाओगे तो पी त आधा और रे, और फिर त और रे, ऐसा हो तो फिर त्र बनता है, पित्रादेश। ऐसे मातृधन आदेश, मात्रादेश, जहां कहीं भी आपको त्र दिखे वहां पे यण संधि है, ठीक है, ये मान के चलना आप। ऐसे ही अंत का भी देख लेते हैं, लृधन आकृति बराबर, जैसे लृ का देखो, लृ जो है, लृ के बाद में भिन्न स्वर हो, जैसे लृधन आकृति, तो लृ के बाद भिन्न स्वर हो तो लृ का ले बनेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका ल, ठीक है।
और आ की मात्रा इसमें लगेगी तो बनेगा लाकृति। ऐसे लृधन आदेश, लादेश, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो ये आपकी यण संधि है। हालांकि उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समय अपने पास कम है, आपके पास भी कम है, तो मैं एक एक दो दो उदाहरण देख के ही इनको समझा रहा हूँ। अंत में समय थोड़ा ज्यादा कम है तो अपन सीधी अयादी संधि लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, संधि को पूर्णता प्रदान करते हैं। देखो 5 मिनट और रह गए हैं, अपन अयादी संधि को देखते हैं। अगली संधि अपनी होगी अयादी। कौन सी? अयादी। अगली अपनी संधि है अयादी। तो देखो अयादी संधि, अयादी संधि का सूत्र क्या है? अयादी संधि का सूत्र है, अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवायाव, एचो ये व अय, एक मिनट, एचो ये व या व। इसको आप अलग करोगे तो क्या आएगा? वर्ण विच्छेद क्या आएगा? इसका विच्छेद क्या है? विच्छेद है एच का अय अव आय और आव बनता है। अब ये एच क्या है पहले तो आपको ये समझना है। तो देखो एच, एच का अर्थ क्या होता है? आ जाओ माहेश्वरी सूत्रों में, ए से शुरू हो जाओ और च तक चलो, यहां तक। तो ए ओ आई औ, ठीक है। एच का अर्थ हुआ ए ओ आई और औ। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ साथियों कि ये यूं कह रहा है कि ए ओ आई या फिर औ, इनके बाद में कोई स्वर हो। क्या हो? स्वर हो। अब वो समान हो कि भिन्न हो, इसमें समान हो भिन्न हो नहीं फर्क पड़ता। समान वाली बात एस इक में ही होती है। ई से लेके क तक के जो वर्ण है उसमें समान वर्ण हो गए तो वो दीर्घ हो जाएगी, समान नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी? तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। यहाँ पे कोई सा भी वर्ण हो तो फिर क्या होगा? ए के बाद में कोई स्वर हो तो ए का बनेगा साथियों अय, ए का क्या बनेगा? अय। ओ के बाद में कोई स्वर हो तो ओ का बनेगा औ। आई के बाद में कोई स्वर हो तो आई का बनेगा आय। ऐसे ही औ के बाद में कोई स्वर हो तो औ का बनेगा आव। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द हुई। फिर क्या होगा? फिर देखते हैं। देखो कुछ अपन उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है गे धन अक, गे धनक। देखो गे में एक ही मात्रा, एक के बाद में कोई स्वर आया है तो ए का क्या बनेगा? ए का ऐ बनेगा। ए का क्या बनेगा? ए का ऐ बनेगा। तो यहाँ पे होगा ग, ग में से आप ए निकाल दीजिए और ए को बना दीजिए आप ऐ। क्या बना दीजिए? ऐ। तो ए की मात्रा आप इसमें लगा दो। अरे मैं ये कह रहा हूँ ग, ये आपका ग हो गया। अब ए का ऐ बनता है और फिर अक, मिला दो इनको तो ये ग, ठीक है। और सॉरी ये नहीं होता, गई होता है। एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं अपन, ये उदाहरण अलग आ गया। देखो इसका अपन लेते हैं, जैसे नेधन अन्न, नेधन अन्न। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक ही मात्रा है, एक के बाद में ए आ रहा है तो ये आपका न निकाल दो, एक का आई बना दो और फिर अन्न मिला दो, बनेगा नयन। क्या बनेगा? नयन बनेगा। ठीक है। ऐसे ही शयन, से धन अन्न बराबर शयन। ठीक है, ये आपका रूप हो गया। तो यहाँ पे नयन, शयन, ये आपकी अयादी संधि का ए का नियम हो गया, ये नयन और शयन। ऐसे ही ओ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पोधन अन्न, पोधन अन्न। तो आपको पता है ओ की मात्रा का ऐ औ बनता है कोई स्वर हो तो ये आपका प हलंत रह जाएगा। ओ के बाद में स्वर आ रहा है तो ओ का औ बनेगा। तो ए प में मिला दीजिए व, और वह आधा रहेगा तो उस आधे में ये ए मिला दो और न, पवन। ऐसे ही आई की बात करते हैं तो आपका शब्द है गाई, गाई में आप जोड़िए अक। ठीक है, तो आपको पता है आई के बाद में कोई स्वर हो तो आई का आय बनता है तो ग आधा, और आई का बन गया आय तो गाय, और ये आधा है लेकिन ए मिला दो तो पूरा हो जाएगा गायक। ऐसे ही देखो पौ धन अक, पौ धन अक। पौ में कोई स्वर आ रहा है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे कोई स्वर आ रहा है तो अव के बाद कोई स्वर आता है तो उसका आव बनता है पाव, और उसमें व आधा होता है ए मिला दो और क, पावक। इस प्रकार से शब्द बनता है। ऐसे ही सावक, ऐसे ही गायक की जैसे नायक, ठीक है। ऐसे ही पवन, और भी हो सकता है, पवन है, यवन है, ठीक है। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ये अपन ने पांचों संधियां पढ़ी है, तो ये सरल रूप में अपन ने समझने का प्रयास किया था। एक बार 2 मिनट में मैं आपको इन सब में अंतर कैसे करते हो भी समझा देता हूं। देखो, ये आपकी दीर्घ संधि, ये आपकी गुण संधि, ये आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ये आपकी यण संधि, और ये आपकी अयादि। दीर्घ संधि को कैसे पहचानोगे? देखो, दीर्घ में क्या होगा, आ, ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये मात्रा जहां कहीं दिखे तो वो आपकी दीर्घ संधि है। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में एक ही मात्रा, ओ की मात्रा या फिर अर, ये आपको दिखे तो गुण संधि है, ठीक है। वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में आई की मात्रा, अव की मात्रा, ये कहीं दिखे तो वृद्धि। यण में क्या होता है? यण में य, व, र, ल, ऐसा होता है, ठीक है। ल बहुत कम होता है, खास करके ये और वह, और इसमें अयादि में इसमें भी ये और वह होता है। अब आपके कंफ्यूजन हो गया कि ये इसमें भी है और ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, वह इसमें भी है, वह इसमें भी है, तो यहाँ आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो आपकी यण संधि है, इसमें से ये वह से पहले ये या वह से पूर्व हलंत वर्ण होता है, क्योंकि ई की मात्रा का ये बनता है तो हलंत वर्ण होता है। और यहाँ क्या होता है? ये या वह से पूर्व मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा होती है। तो यहाँ कोई आधे वर्ण आपको मिलेंगे नहीं। देखो कैसे, अब इसका एक अपन उदाहरण देखते हैं, दोनों सबके एक एक। देखिए, दीर्घ संधि का अपन देखते हैं। जैसे एक है विद्यालय, विद्यालय, कोई पूछे संधि कौन सी है? महेंद्र, लघुत्तर, भ्रातृण। कोई पूछे इनमें संधि कौन सी, आपको बताना है इनमें दीर्घ संधि, क्योंकि आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ा री बन रहा है। जैसे गुण की बात करते हैं, गुण में देखो, जैसे महेश, महेश है, महोदय है और महर्षि है, ठीक है। इनमें आपको इस तरह से एक ही मात्रा दिख रही है, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, और ये रर्रा, अर है यहाँ पे, है ना, अर है में ए मिल गया और री आगे आ गया, अर, ये मात्रा देखिए आपकी कौन सी संधि है? आपकी गुण संधि है। और गुण का नियम भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आ के बाद ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ के बाद ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, तो आप उसी हिसाब से इनको अलग भी कर सकते हैं। वृद्धि की बात करें, जैसे एकाइक है, और यहाँ पे देखो महोदार्य, तो यहाँ देखो आई की मात्रा है, अव की मात्रा है, ये वृद्धि है तो वृद्धि संधि हो गई। ऐसे यण की बात करें, जैसे देखो प्रत्येक, और वध्वागमन, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आपका ये है, यहाँ देखो आपका वह है। ये वह से पहले कोई आधे वर्ण हो तो वहाँ यण संधि है। और यण संधि को आप अलग कैसे करोगे? तो ये भी सरल तरीका, जैसे ये देखो, इसका ले लेते हैं, वह, द है, द के बाद में वह आ रहा है, ठीक है, वह के बाद में आगमन आ रहा है, आगमन आ रहा है, मैं पूरा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे यण संधि है, क्यों? क्योंकि ये वह से पहले आधा वर्ण है। तो अब ये पता चल गया, तो आपको ये भी पता होगा कि वह बनता है किसका है? वह बनता है ऊ का, यहाँ पे ऊ मान लेते हैं। देखो यहाँ वधु ऐसा मान लेते हैं और पीछे ऊ के बाद में आ रहा है, तो ऊ का वह बनेगा, ठीक है। तो आपका शब्द हो जाएगा वध्वागमन। ऐसे ही प्रत्येक का देखते हैं, प्रति, प्र, त, आधा, ये बन रहा है, पीछे एक ऐसा है। तो देखो आपको पता है यण संधि है, क्योंकि पहले कोई आधा वर्ण है, तो ये किसका बनता है? ई का बनता है, वापस कर दो, प्रतिधन एक, इस प्रकार से। अयादि की बात करें तो अयादि में क्या क्या मिलेगा आपको? जैसे एक शब्द है नायक। आपको अयादि संधि पहचानने का सरल तरीका बताता हूं मैं, शब्दों में से कैसे पहचानोगे। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार तोड़ लेना है। नायक शब्द बना कैसे? न में आ की मात्रा,
फिर बाद में आ रहा है ये में फिर आपके ए की मात्रा और फिर आ रहा है क। ठीक है, यहाँ पे आई बन रहा है, क्या बन रहा है, आई बन रहा है। देखो इसको आपको देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पे यण अयादी संधि है। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है, पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसका मतलब अयादी संधि है। और अब यहाँ पे आई है, आपने निकाला आई है, आई बनता किसका है, आई का बनता है। तो यहाँ पे आप आई जोड़ दो, नाई धन आपका अक, ये आपका नायक है। इस प्रकार से रूप बनेंगे। हालांकि समय ज्यादा हो गया है, अभ्यास अपन और कर सकते थे, लेकिन आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आगे अगले नई क्लास में। धन्यवाद।